हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और आप तो मज़े में हो ही। आप सबका एग्जाम भी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम जाने वाला है। प्रिपरेशंस आप सब जोरों शोर से चल रहा है। चलिए, मैं भी मज़े में हूँ और अब हम ऐसे 250 MCQ करने जा रहे हैं जिसकी चांसेस हमारे एग्जाम्स में आने का यानी कल के पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, समय की बर्बादी नहीं करते हैं और हम सबको पता है जो सर ये मुद्दे की बात करते हैं और सर क्या फालतू का भी ये डिस्कस करें, वो पोयम अप्रोच के बारे में पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े। सर बस MCQ सॉल्व करके अच्छे से जाना है ताकि पास कर जाए। होम बेस्ड एग्जाम्स है, खुद की कॉलेज में एग्जाम्स होने वाला है, कोई दिक्कत की बात भी ज़्यादा नहीं होती है और खुद की कॉलेज में एग्जाम्स होता है। कल का पेपर आप सबका सच में बहुत अच्छा जाएगा, सारे पेपर ही मस्त जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पोएट्री से, फिर प्रोज, फिर आपका मॉडल टेस्ट पेपर। तो इससे बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत है नहीं, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम लूसी ग्रे। सर नाम तो आपने सुना होगा, इनकी जो पोएट का नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। लूसी ग्रे जो पोयम है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा था। देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना एक रोमांटिक पोएट थे। मतलब इन्हें नेचर्स हो गया, इमोशंस, इन सबको इन्होंने डाल दिया था इसमें, इन सबको मिला करके इन्होंने लिखा था। ये पोयम जो है ना एक छोटी लड़की जो है ना उसके नेचर के साथ जो कनेक्शंस है ना उसको दिखाता है, याद रखना। लूसी ग्रे यानी जब हमारी छोटी सी जो लड़की है उसका नेचर के साथ में क्या कनेक्शंस है ना उसको ये पोयम्स बताता है। तो कौन इसके पोएट्स हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। और साथ ही साथ जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो आप भी एक कोशिश यही करना कमेंट वगैरह में ये लिखने का कि भाई हाँ इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, ताकि सही रहे। उसके बाद अगले जितने भी हमारे क्लासेस हैं वो सब लाइव आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ में आप भी कमेंट में बताओगे जो क्या सही है क्या गलत है। व्हाट टाइप्स ऑफ पोएट्री इज लूसी ग्रे। भैया ये तो मजेदार है। तो भैया ये लूसी ग्रे की जब हम बात करते हैं ना तो ये रोमांटिक पोयम था, क्योंकि ये एक रोमांटिक पोयम है जिसमें नेचर और जो इनोसेंस है उसको हाईलाइट किया गया है। नेचर एंड इनोसेंस। देखो इसमें एक सैड स्टोरी भी है जिसमें एक बच्ची जो है ना वो स्नो स्टॉर्म जो होता है ना उसमें खो जाता है। आप कभी ऐसे हिली एरिया में जाओगे ना जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर स्नो स्टॉर्म आता है। तो ये आप बोल सकते हो यह एक टिपिकल जो रोमांटिक स्टाइल्स का ये एक पोयम से, मतलब मैं बोलूँगा रोमांटिक पोयम है। व्हाट इज द रिम स्कीम्स ऑफ लूसी ग्रे। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो तो इसका आंसर है AB, आप बोल सकते हो AAABCCB। सर ये भी बता दो। यहाँ पर एक वर्ड है, हालांकि ज़्यादा समय नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। ऑफ आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, उसका मतलब ये A है, उसको इस तरीके से बताया गया है। व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, ये भी इस A की बात कर रहा है। तीसरा B है, आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे, B है। C की बात करूं तो सॉलिटरी चाइल्ड, C है। सर हम फिर से C की बात करें, नो मेट नो कॉमरेड लकी न्यू, ये C है। B है, सी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मोड़, यानी ये एक तरीके से रिम बन के निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C, ये याद रखना। हाँ, ये क्लियरली AABCCB पैटर्न जो है ना इसको फॉलो करता है। अब नंबर 4, वेयर इज लूसी कॉटेज सिचुएटेड। भैया क्या है? इन दी मूड, इन दी मूड। अब सर बोलोगे देखो पोयम में लिखा गया है कि लूसी जो है ना वो एक मूड में रहती है, मूड। अब बोलोगे मूड का मतलब क्या है? मूड का मतलब होता है ओपन और लोनली एरिया, ओपन और लोनली एरिया जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। यानी इसे दिखाता है कि लूसी जो है ना वो नेचर के बीच ना अकेले रहती है। लूसी जो है वो नेचर के बीच अकेले रहती है। गॉट माय पॉइंट्स। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम। सर ये मेलंचली है। सर पोयम का जो टोन है ना सैड और इमोशनल्स है।
पोएम का जो टोन है वो सैड और इमोशनल से है। यानी लूसी की डेथ के बाद भी पोएट ये बताता है कि नेचर जो लूसी जो है ना वो नेचर का एक पार्ट बन गई है। इसलिए सैडनेस के साथ एक पीसफुल जो फीलिंग है ना वो भी आ जाता है अगर आप नेचर की पार्ट बन जाते हो तो। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट नंबर 6 की बात करता हूं। वेयर डज लूसी ग्रे प्ले? इन फ्रंट ऑफ कॉटेज। यानी लूसी हमेशा जो है ना वो अपने घर के सामने कॉटेज के आगे खेलती थी। ये उसकी इनोसेंस और सिंपल लाइफ को दिखाता है। किसको दिखाता है? इनोसेंस और सिंपल लाइफ को दिखाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू मीन बाय माइस्टर क्लॉक? सर चर्च क्लॉक। सर चर्च क्लॉक क्या है? देखो मिस्टर का मतलब क्या होता है ना, चर्च होता है। तो मिस्टर क्लॉक का मतलब होता है चर्च का जो क्लॉक होता है। यानी कि आप बोल सकते हो जो ग्रामीण इलाका है ना वहाँ पर जहाँ चर्च का क्लॉक जो है ना वो टाइम बताता है। आप कई बार चर्च के बाहर जाओगे ना तो बड़ा सा घड़ी आप लटकते हुए देखोगे या बड़ा सा घड़ी दिखाया जाएगा, तो चर्च का वो टाइम बताता है। या पुराने मूवी वगैरह आप जब देखते होगे ना तो उसमें आपने देखा होगा जितने भी ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रावना मूवी, जो भूत प्रेत का मूवी होता है, तो उसमें चर्च के सामने जाता है तो घंटी की आवाज़ आता है, तो वो सिमिलर आप समझ सकते हो। विथ हुम लूसी प्ले? सर लोनली। विथ हुम लूसी प्ले? सर लोनली। सर क्यों? लूसी एक सॉलिडेटरी चाइल्ड है, ये चाइल्ड थी, ये पता है, मतलब वो अकेले ही खेलती थी। उसका कोई दोस्त नहीं थी, वो सिर्फ नेचर के साथ ही एंजॉय करती थी, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं लोनली। हु वाज एनेक्सियस? तो लूसी फादर। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? जब ऐसे बोल सकते हो, जब वेदर खराब हुआ और लूसी बाहर में थी तो उसके जो फादर है ना वो बहुत परेशान हो गए। एनेक्सिस थे, मतलब कि कहीं वो खो ना जाए, कहीं वेदर खराब होने के बाद उनकी जो फादर है ना उनको टेंशन होने लगा, जो कहीं वो खो ना जाए, वो एनेक्सिस हो गए। वाई वाज लूसी फादर एनेक्सिस? अब ये भी देखने की वाली बात है। सर ऐसा क्यों हुआ? तो सर देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो बिकॉज लूसी मदर वेंट टू टाउन और बिकॉज वेदर बिकम्स स्टॉर्मी, यानी कि बोथ बी एंड सी जो है ये करेक्ट है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो लूसी की जो मदर है ना वो टाउन गई हुई थी और वेदर जो है ना वो स्टॉर्मी हो गया था। ये दोनों रीजन से ना उनके जो फादर है ना वो काफ़ी टेंशन में आ गए, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन वो कहीं पर भी उनको नहीं मिला। गॉट माय पॉइंट्स। तो नेक्स्ट है नंबर 11। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब लूसी एज सॉलिडेटरी गर्ल, क्योंकि वो अकेले खेलना पसंद करती थी। सर तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये आपको पूरा समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? पूरा? हाँ, क्योंकि वो अकेले खेलना पसंद करती थी सर। बिल्कुल। तो हाँ, पोएट ने लूसी को सॉलिटरी गर्ल कहा है, क्योंकि वो एक अकेली लड़की थी जो नेचर के साथ जाती थी, यानी और उसकी लाइफ जो था ना वो सिंप्लिसिटी से भरा हुआ था, वो अकेले खेलना पसंद करती थी। व्हाट डिड क्लाउड मीन टू लूसी फादर? इम्पेंडिंग स्टॉर्म। सर आप समझना, जब क्लाउड आया ना तो लूसी के जो फादर है ना उनको लगा स्टॉर्म आने वाला है, आंधी आने वाला है, तो उन्होंने वो समझे कि मौसम जो है ना वो खराब होने वाला है और लूसी जो है ना वो खतरे में है। लूसी क्या है? अब स्टॉर्मी कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पर स्नो ज़्यादा होता होगा तो वहाँ पर फंसने का और ये जान जाने का भी डर रहता है, तो इसलिए उनको जो पिता है ना उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो गया था। व्हाट डिड लूसी फादर ऑर्डर लूसी? टू गो टू हेल्प हर मदर टू कम बैक होम। अब सर ये वाला जो लाइन है ना ये दिल को छू जाता है। क्यों सर ऐसा बता रहे हैं? अब मैं बता रहा हूँ, जो कि उनके जो फादर थे ना उन्हें कहा था लूसी जाओ और अपनी माँ को लेकर के आओ, उन्हें घर लेकर के आओ, और इसी मिशंस में ना लूसी जो है ना वो खो गई और उसकी जान चली गई। आप ये याद रखना, यानी वो अपने पापा के कहने पे बाहर निकली थी और अपने माता जी को खोजने, यानी अपनी माँ को खोजने के लिए गई थी, जिसमें उसकी जान चली गई। अब आपको बहुत कुछ ये इमोशंस, आपको ये जो पोएम्स है ना वो आपको सिखाएगा, बहुत कुछ आपको बताएगा। विच ऑब्जेक्ट डिड लूसी टेक विथ हर? सर लैंटर्न।
अब ये तो आपको पता ही है, लूसी ने अपने साथ जो है लैंटेन टाइप का देखे हो ना, अभी बिहार में इलेक्शंस आने वाला है जहाँ पर लैंटेन ये है दिया बाती उसमें लगता है और केरोसिन ऑयल लगता है ताकि वो रात में अपनी माँ को रास्ते में ढूंढ सके। पहले ऐसे लोग लैंटेन जला करके लेकर के चलते थे सर। बिल्कुल। When did the poet first meet with Lucy? Dawn। तो सर ये क्या है, पोएट ने लूसी को सुबह के समय, जिसको डाउन बोलते हैं, देखा था जब वो एक सॉलिटरी चाइल्ड के रूप में खेल रही थी। आप ये याद रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विल्ड ब्लीथर? सर ये हैप्पी की बात होती है सर। ब्लीथर का मतलब होता है खुश होना, यानी कि चीयरफुल होना, खुशी होना। पोयम में लूसी जो है ना एक हैप्पी और इनोसेंट चाइल्ड के रूप में दिखाई गई है, ये याद रखिएगा। व्हाट हैपेंड टू लूसी? सी लॉस्ट हर वे एंड डाइड। सी लॉस्ट हर वे एंड डाइड, यानी लूसी जो है ना वो स्नो स्टॉर्म में खो गई और मर गई। लेकिन वो जो हमारे जो राइटर्स हैं ना वर्ड्सवर्थ, वो कहते हैं सम से सी स्टिल्स मूव अलोंग, मतलब वो नेचर्स में हमेशा जिंदा है क्योंकि वो सॉलिटरी चाइल्ड थी, नेचर के साथ में घुली मिली रहती थी, अकेले रहना उसको पसंद था। व्हाट हैपेंड टू लूसी? व्हाट हैपेंड टू लूसी? तो पहला सी लॉस्ट हर वे एंड डाइड। लूसी स्नो स्टॉर्म्स में खो गई और मर गई। तो आपको ये पता है मतलब नेचर के साथ में क्या रहेगा, वो सी लॉस्ट हर वे एंड डाइड। तो आप सिंपल से सिंपल सी बात है, देखो मतलब यही बोल सकते हो, जो कुछ लोग जो होते हैं ना वो कभी जाते नहीं हैं, वो हमेशा आपकी यादों में रहते हैं। तो वही उसमें से एक लूसी भी थी। इन विच ईयर वाज लूसी ग्रे पब्लिश? 1809। तो बिल्कुल हाँ, लिरिकल बॉल्डास का जो स्टाइल में है ना वो लिखा गया ये पोएम है। बिल्कुल सर। तो 1800 या तो ये होगा या तो ये होगा मेरे हिसाब से, ए या तो बी। बिल्कुल देख लेना, हाँ ए या तो बी। मोस्टली मेरे को ये भी लगता है 1809, 1800 या 1809। व्हाट टाइप्स ऑफ लैंड इज मूड? सर तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो मूड है वो एक ओपन और लोनली लैंड होता है जहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते हैं और वो थोड़ी वेट यानी कि गीली रहती है। ये जो जगह है ना जहाँ पर लूसी रहती थी और नेचर के साथ एक हो गई, आप ये समझ लेना। ओपन, डिजर्टेड एंड वेटलैंड। ये वेटलैंड मतलब गीली लैंड। हाउ वाज द नेचर ऑफ लूसी ग्रे? ओबीडेंट्स एंड इनोसेंट्स। तो आप ये बोल सकते हो ओबीडेंट्स एंड इनोसेंट्स। बिल्कुल सर। लूसी एक सिंपल, इनोसेंट्स और ओबीडेंट गर्ल थी। वो अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, जैसे जब उनके पापा उनको कहते थे वो करती थी। वो माँ को लेने के लिए गई थी पापा के बोलने पे, तो बिना सोचे समझे गई थी, यानी उसने कुछ सोचा नहीं था, उसने मना नहीं किया था। पापा जस्ट बोले, उनके फादर उनको बोले और वो चली गई। तो ओबीडेंट एंड इनोसेंट थी, एंग्री, जेलियस, ऑब्स्टिनेट ये सब नहीं थी। वे डिड लूसी लूज हर वे? तो सर इन दी अप्स एंड डाउन ऑफ हिल। तो आप ये बोल सकते हो जो लूसी जो है हिल के ऊपर नीचे जाते हुए अपने रास्ते जो है ना वो हिल के जो ऊपर और नीचे जाते हुए जो अपना रास्ता है ना वो अपना खो दी। तो स्नो स्टॉर्म्स में जो पाथ है ना वो क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए वो जो है ना वो अपना रास्ता ही भटक गई। जैसे मैं बोल लूँ जो ये वे है, अगर आप इधर जाओगे तो हो सकता है स्नो के डायरेक्टली नीचे चले जाओ और आपका डेथ हो जाए। तो ये आपको हिली एरिया में स्नो जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर ये सब चीज़ कॉमन है, ये सब चीज़ को आपको समझना पड़ता है। तो जिस स्नो स्टॉर्म जब आया ना तो अपना पाथ खो बैठी और रास्ता से भटक गई। हाउ डज द स्टोरी ऑफ लूसी ग्रे एंड? तो सर ट्रेजिडी क्यों? पोएम का जो एंड है ना वो ट्रेजिडी ही है। लूसी मर जाती है, लेकिन पोएट कहते हैं कि लोग अभी भी कहते हैं कि वो नेचर में चलती है, यानी एक सैड बट ब्यूटीफुल एंडिंग है, ये हम बोल सकते हैं। वेयर वाज लूसी लॉस्ट? स्नो। वेयर वाज लूसी लॉस्ट? स्नो। लूसी स्नो स्टॉर्म्स में खो गई थी। बर्फ और स्टॉर्म्स के बीच उसके जो फुट स्टेप्स थे वो दिखाई दिए, फिर वो गायब हो गए। क्लियर कि नहीं है? व्हाट टाइप्स ऑफ चाइल्ड वाज लूसी? सॉलिटरी सर, सॉलिटरी। क्योंकि लूसी एक सॉलिटरी का मतलब क्या होता है ना, सॉलिटरी का मतलब अकेला होता है, अकेली होती है, अकेली बच्ची थी। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो नेचर के साथ रहती थी, आप ये समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्वेल्ट? सर लिव्ड बोलते हैं, सर लिव्ड बोलते हैं इसको। सर ड्वेल्ट का मतलब होता है लिव्ड मतलब रहती थी,
यानी पोएम्स में ये लिखा गया है, सी ड्विल्ट ऑन अ वाइड मोड, सी ड्विल्ट ऑन अ वाइड मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फॉन? सर फॉन हम ना स्मॉल डियर को बोलते हैं सर, स्मॉल डियर। फॉन का मतलब होता है छोटा, जो भी आप बेबी हिरन्स बोलते हो ना, बेबी डियर्स, उसको हम इस फॉन बोलते हैं। पोइट ने लूसी को नेचर्स के इनोसेंट एनिमल जैसे फॉन है ना उनसे कंपेयर किया है, आप ये याद रखना, स्मॉल डियर। हाउ विल द नाइट बी लाइक? तो स्टॉर्मी। हाउ विल द नाइट बी लाइक? स्टॉर्मी। तो स्टॉर्मी मतलब स्नोई बोल सकते हो सर। पोएम ने जो आप बोल सकते हो रात जो है ना ये स्टॉर्मी होने वाली बताई गई है। यानी स्टॉर्म और स्नो जो है ना दोनों बढ़ गया था जब लूसी बाहर गई थी, याद रखना। What is the meaning of the word? What is the meaning of the word? What is the meaning of the word yonder? यानी कि there. What is the meaning of the word yonder का मतलब क्या है? there। यानी इसका मतलब वाहन होता है। क्या होता है? वाहन। यानी कि आप बोल सकते हो वर्ड्सवर्थ जो हमारे राइटर्स हैं ना वो पोएटिक स्टाइल्स में इसको यूज किया है। मैं लिख देता हूँ यंडर्स, तो देयर आपने लिखा है, आप इसको हाँ देयर्स। व्हाट टाइम वाज इन द मिनिस्टर्स क्लॉक? कितना बज रहा था? 2 o'clock। सर कितना हो रहा था सर? 2 o'clock हो रहा था। हाँ, मिनिस्टर्स की जो घड़ी है ना उसमें आपका 2 बज रहा था, 2 बज रहा था। तो ये टाइमिंग जो है ना स्टॉर्म्स के स्टार्ट होने से पहले की है। Which things did father take in his hand? Hook. Hook. बिल्कुल सर। What is forgot band? Forgot band सर बंडल ऑफ ड्राई वुड्स, बंडल ऑफ ड्राई वुड्स। फोकट बैंड का मतलब होता है जो बंडल ऑफ ड्राई जो आप बोलते हो ना वुड्स या स्टिक्स बोलते हो, लकड़ी का जो घटा होता है जो लोग फ्यूल के लिए यूज करते हैं। मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं? फ्यूल के लिए यूज करते हैं, बंडल ऑफ ड्राई वुड्स। हाउ वाज दी स्नो? सर पावडरी। सर पावडरी का मतलब सर क्या होता है? पोएम ने स्नो को पाउडरी बोला है, यानी कि फाइन और सॉफ्ट बताया गया है, जो हवा में उड़ रही थी, इसलिए आप बोल सकते हो पाथ जो है ना वो रास्ता जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा था। When did the storm starts? Before times, पहले ही शुरू हो चुका था सर। यानी कि स्टॉर्म जो है ना एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही स्टार्ट हो गया था। इस वजह से लूसी की जो मुश्किल है ना वो और बढ़ गई थी, जो जिसकी वजह से वो खो गई। हाउ डिड लूसी मूव इन दी स्टॉर्म्स? वेंडरिंग अप एंड डाउन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेंडरिंग अप एंड डाउन। लूसी जो है ना इधर उधर घूमती थी। जैसे आप कभी किसी स्नो में या तो हवा ये आंधी में फंसोगे ना तो आपका जो ये है ना शरीर का जो बैलेंस है ना वो इधर उधर होना शुरू हो जाएगा। अप एंड डाउन, रास्ता जो है ना ढूंढती रही पर वापस वो नहीं आ पाई, ये याद रखिएगा। व्हाट हैपेंड टू लूसी मदर? सी रिटर्न्स होम सेफली। बिल्कुल, लूसी की जो मदर है ना वो सेफली घर वापस आ गई, लेकिन लूसी रास्ते में खो गई। यही पोएम का जो है ना ट्रेजिक ट्विस्ट है, आप ये समझ लेना। जिसको ढूंढने के लिए उनके पेरेंट्स ने बोला वो वापस आ गई और वो खो गई, यानी कि उसकी डेथ हो गई। सर क्लियर है कि नहीं सर? यहाँ तक ये पूरा क्लियर है। नेक्स्ट है, हाउ फॉर वाज द वुड ब्रिज फ्रॉम लूसी कॉटेज? सर 1 furlong। सर इसका मतलब क्या है? लूसी के जो कॉटेज है ना उससे वुड ब्रिज 1 furlong मतलब थोड़ा सा दूर पर था, थोड़ा दूर था। यानी एक furlong का अप्रॉक्स मतलब होता है 200 मीटर्स होता है, याद रखना। कितना मीटर्स होता है सर? ये 200 मीटर्स होता है। मतलब ब्रिज जो था ना वो ज़्यादा दूर नहीं था। When did the parents start to search Lucy? डे ब्रेक। सर डे ब्रेक, लूसी के जो पेरेंट्स हैं ना उसे सुबह के समय यानी कि डे ब्रेक में सर्च करना स्टार्ट किया। जब लाइट मतलब आया और उन्हें उसके जो फुटप्रिंट्स जो है ना वो स्नो में मिलने लगा, तब वो सर्च करना शुरू किए। व्हाट वाज द ब्रिज मेड ऑफ वुड? यानी जो ब्रिज था वो लकड़ी का बना हुआ था, वुड का बना हुआ था, इसलिए उसे वुड ब्रिज कहा गया। समझ गया ना? नेचर बेस्ड सेटिंग दिखाता है, यानी कि सब कुछ नेचर बेस्ड। गांव का जो होता है ना वेस्ट साइड कुछ भी देखो सब नेचर बेस्ड होता है। व्हाट डज द लाइन इन हेवन वी ऑल शैल मीट सिग्निफाई? लूसी इज डेड। लूसी इज डेड, यानी कि ये लाइन एक इमोशनल होने का आपको दिखाता, होप दिखाता है कि लूसी अब स्वर्ग यानी कि हेवन में है और सब वहाँ पर उन्हें मिलेंगे। मतलब लूसी जो है ना वो मर गई है, एक तरीके से हार्ट ब्रेक हो गया है। वेयर डिड द पेरेंट्स फाइंड फुटप्रिंट ऑन लूसी स्नो? सर उन्होंने स्नो में लूसी के जो फुटप्रिंट्स है ना उसको देखा, लेकिन वो ब्रिज के एंड पर रुक गए जहाँ से वो गायब हो गए थे। क्लियर है? द मदर स्पाइड हर स्पाइड। स्पाइड का मतलब क्या होता है? फाउंड होता है, याद रखना सर। स्पाइड का मतलब क्या होता है सर? फाउंड। स्पाइड का मतलब फाउंड। फाउंड का मतलब होता है ढूंढना या देखना, यह याद रखिएगा। मदर ने स्नो में उसका जो है ना फुटप्रिंट देख लिया था, ये याद रखिएगा। मदर्स फाउंड प्रिंट्स ऑफ लूसी इज फीट।
फीट, यानी मदर ने लूसी के जो पैरों के जो निशान है ना, फुटप्रिंट, वो देखे थे। इससे उन्हें लगा कि अब ज़्यादा दूर नहीं गई है। स्टीप हिल्स मीन्स हाई हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? हाई। स्टीप हिल्स का मतलब क्या होता है? बहुत ऊंचा और आप बोल सकते हो तीखा पहाड़, मतलब टेढ़ा पहाड़। लूसी इसी पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी जब वो खो गई थी। हाउथॉर्न हेज यानी बाउंड्री विथ थोर्नी सर्ब। तो सर ये क्या होता है सर? सर इसका मतलब होता है एक कांटों वाला जो हमारा झाड़ होता है ना, वो उसकी एक बाउंड्री होता है। कांटों वाला आपको जंगल में ये सब देखने को मिलेगा। आप बोल सकते हो जो विलेज वगैरह में घर के आसपास में आपको जो झाड़ देखते हो ना, जहाँ कांटों से ये लगा हुआ रहता है, तो उसे ही हम बोलते हैं। व्हाट वाज द लॉन्ग वॉल मेड ऑफ स्टोन? किससे बना हुआ था? स्टोन से। स्टोन से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेड ऑफ मेरे हिसाब से वुड भी हो सकता है, बिल्कुल वुड भी हो सकता है, याद रखिएगा। जो ब्रिज और मूड के जो आसपास है ना, उसके नेचुरल सीन्स को ये मैच करता है, इसलिए मैं वुड भी लिख सकता हूँ। स्टोन्स है, बट हम नॉर्मली बोलेंगे। अगर आप वुड भी ये करके आते हो तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे सर, याद रखिएगा। वेयर वॉज द फुट मार्क अब्सेंट्स एंड ऑफ द ब्रिज? एंड ऑफ द ब्रिज यानी ब्रिज के एंड पर लूसी के फुटप्रिंट जो है ना, वो खत्म हो गया और वो वहीं से मिस्ट्री स्टार्ट्स हो गई, क्योंकि क्या वो गिर गई या नेचर्स में मिल गई। हु बिलीव दैट लूसी इज स्टिल लाइविंग? सम नेबर, उनके कुछ नेबर्स हैं। सम से सी इज स्टिल सीन ऑन द मूड। अब बोल रहा है, यानी कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी कहते हैं कि लूसी नेचर में चलती दिखती है। व्हाट इज द साउंड ऑफ लूसी सॉन्ग एट द एंड ऑफ द पोएम? विस्लिंग। सर ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विस्लिंग साउंड सुनते हैं, जैसे लूसी अब भी जो है ना, वो नेचर्स में ना गा रही हो। आपको पहले के मूवी में ये सब चीज़ें सुनने को मिलता था। तो पोएम का एंड में ये पोएट कहते हैं, वेयर डज लूसी ट्रिप अलोंग रफ एंड स्मूथ? रफ एंड स्मूथ, लूसी जो है ना, वो रफ और स्मूथ लैंड यानी कि हिल और जो प्लेन है ना, वो दोनों पर चलती थी। मतलब वो हर जगह फ्रीली मूव करती थी, एक नेचुरल स्पिरिट की तरह बोल सकते हो। हाउ वाज लूसी सॉन्ग आफ्टर डेथ? सॉलिटरी। सर सॉलिटरी यानी कि लूसी एक सॉन्ग, सॉलिटरी यानी अकेला और शांत था, जैसे उसकी रूह अब भी नेचर्स में घूम रही है अकेले, लेकिन वो पीसफुल से है। सर क्लियर है कि नहीं है? अब सर ये चलिए सर नेक्स्ट हम आते हैं, और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट जो पोएट है, आपने सुना ही होगा, हाउ डू आई लव थी। हाउ डू आई लव थी। सर ये पोएम जो लिखी गई है वो लिखा गया था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा। ये एक रोमांटिक पोइट्स है थी, और उन्होंने अपने हस्बैंड, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग्स, ये वाला जो आप देख रहे हो, इनके लिए लव सोनेट्स लिखे थे ये। तो किसके द्वारा लिखा गया था? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और व्हाट इज द नंबर ऑफ द पोएम हाउ डू आई लव थी? सर 43। ये पोएट जो है ना, वो सोनेट नंबर 43 है। उनकी पोएट्री सीरीज सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज में लिखा गया था। उन्होंने अपने हस्बैंड्स के लिए लिखी थी सीक्रेटली सर, हाँ, इसलिए टाइटल्स में पोर्तुगीज लिखा गया है, ये याद रखिएगा। क्या लिखा गया? पोर्तुगीज लिखा गया है। व्हाट टाइप्स ऑफ पोएम इज हाउ डू आई लव थी? सर सोनेट्स। सर सोनेट्स, ये पोएम्स जो है ना, एक सोनेट्स है, मतलब 14 लाइन्स की एक शॉर्ट पोएम जो इमोशन एक्सप्रेस करता है। और ये आप बोल सकते हो ये इटालियन स्टाइल्स की सोनेट्स है। किसका है? इटालियन स्टाइल की सोनेट्स है। रीम इसमें हाउ डू आई लव थी सर अब्बा अब्बा सी डी है सर, ये है आपका सर। क्लियर है ना? यानी कि पहले 8 लाइन्स, पहले सर, ओहो छोटे छोटे मिस्टेक्स होता है ना। चलिए ठीक है, अब ठीक है। तो ये सर कितने का था मैं बता रहा हूँ, ये सर आपका था पोएम का रीम। हाँ, इसी जो स्कीम ये सीन है ना, पैटर्न फॉलो करता है। ये 8 लाइंस का एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है और 6 लाइंस की कंक्लूजन्स है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आप बोल सकते हो 8 लाइंस की आइडिया है और 6 लाइन की कंक्लूजन्स है। सर क्लियर है? व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ दिस पोएम? सोनेट फ्रॉम पोर्तुगीज, बोल चुका हूं। सोनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज यानी पोएम कलेक्शन सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज का पार्ट्स है, जिसमें एलिजाबेथ ने अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखा था। ये पोएम इंक्लूड किया गया। इन विच ईयर वाज द सोनेट पब्लिश्ड?
पब्लिश किया सर 1850। यानी कि इस समय एलिजाबेथ और रॉबर्ट दोनों फेमस रोमांटिक पोएट थे, आप याद रखिएगा। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम हाउ डू आई लव थी? सर लव। सर लव पोएम का मेन थीम ट्रू लव है। जैसे आप सब एक दूसरे से प्यार करते हो, आप अभी किसी न किसी से प्यार करते होगे तो वो आपके लिए क्या होता होगा? ट्रू लव होगा। तो उसी तरह से उनका भी ट्रू लव था। पोएट अपने हस्बैंड्स के लिए डीप स्पिरिचुअल और इटर्नल लव एक्सप्रेस करती है। विथ विच सेंटेंस द पोएम बिगिंस? सर हाउ डू आई लव थी लेट मी काउंट द वे। सर पोएट जो है ना, आप बोल सकते हो यानी पोएट ने ये कहा रहे थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, चलो गिन लेती हूँ। अब बोल सकते हो लेट मी काउंट दी वे। प्यार काउंटिंग होता है क्या? कर सकते हैं। ओके, तो हाउ डू आई लव थी लेट मी काउंट दी वे, यानी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, चलो गिन लेती हूँ। तुम लोग भी गिनते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर है सर? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? पूरा क्लियर है सर? ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड थी यू? सर क्यों कि देखो आप ये बोल सकते हो एलिजाबेथ ने अपने हस्बैंड को एड्रेस करते हुए ये वर्ड यूज किया था, सन थी यानी कि यू। लेट मी काउंट दी वे, व्हाट वे आर मेंशन हियर? वे टू लव। इसको वे क्या बोलते हैं? वे टू लव। यानी पोएट अपने लव करने का तरीका बताता है, यानी कि वो अपने हस्बैंड को कैसे और कितना प्यार करती है। फ्रीली प्योरली बाय सन एंड कैंडल लाइट। नहीं, कैंडल लाइट नहीं जलाना है, हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर है क्या? नहीं भाई, तो ठीक है ना? ओके, चलिए। फॉर हुम डज द पोएट एक्सप्रेस हर लव इन द पोएम? रॉबर्ट ब्राउनिंग। सर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स ने ये पोएम अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग्स के लिए लिखा था। ये उनकी लाइफ की मोस्ट रोमांटिक गेस्चर्स था। What does the phrase depth and breadth and height signify in the poem How Do I Love Thee? सर डीप लव था, सर डीप लव था। ये फ्रेज पोएट्स के लव के एक्सटेंट्स को दिखाता है। वो कहते हैं कि उनका प्यार हर डायरेक्शंस में है, गहरा है, चौड़ाई है, लंबा है, ऊंचाई है, यानी कि अनलिमिटेड है, बट प्योर लव है सर। ठीक है। व्हाट टाइप्स ऑफ लिटरली डिवाइस इन डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट? सर मेटाफोर। मेटाफोर सर क्या होता है? मेटाफोर का मतलब क्या होता है? मेटाफोर्स मतलब पोएट अपने लव को फिजिकल डायमेंशन यानी हाइट, डेप्थ, ब्रेथ से कंपेयर करते हैं। सो हाउ वास्ट एंड इनफाइनाइट हर लव, जो उसका लव कितना है, जैसे दुनिया में सिर्फ उसी का लव था और किसी का लव नहीं था। व्हाट डज द वर्ड सोल? सोल सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअलिटी को। स्पिरिचुअलिटी क्या सर होता है? सर स्पिरिचुअलिटी का मतलब सर क्या होता है पता है ना? हम लोग सब किसी न किसी स्पिरिचुअल में, सोल का मतलब है स्पिरिचुअल लव से, यानी कि ऐसा प्यार जो सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि आत्मा के लेवल पे भी है, मन से है। हर चीज फिजिकली हो उसको प्यार नहीं बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट था व्हाट डू यू मीन बाय आउट ऑफ साइट्स अब्सेंट्स? तो आउट ऑफ साइट्स का मतलब होता है आंखों से दूर या नजरों से गायब हो जाना। यानी कि पोएट कह रही है कि चाहे उनका लव प्यार सामने में हो या उनका प्यार सामने में हो या नहीं हो, लेकिन उनका प्यार अभी भी क्या है? जिंदा है। व्हाट इज आइडियल ग्रेस इन दी पोएम? डिवाइन ब्लेसिंग्स। सर आइडियल ग्रेस का मतलब होता है भगवान का जो आशीर्वाद है, आप ये याद रखना, इसको आइडियल ग्रेस बोलते हैं। तो सर पोएट कहती है कि उनका लव एक डिवाइन फीलिंग है जो गॉड के ब्लेसिंग जैसे प्योर है। क्लियर ना? व्हाट डू मीन बाय सन एंड कैंडल लाइट? डे एंड नाइट्स को बोलते हैं सर। सन एंड कैंडल लाइट दोनों दिन और रात का सिंबल है, याद रखिएगा। मतलब पोएट अपने लवर्स को हर समय, दिन रात, हर मोमेंट प्यार करती है। हाउ डज दी स्पीकर्स लव हर लवर्स? फ्रीली एंड प्योरली। सर फ्रीली एंड प्योरली यानी पोएट अपने हस्बैंड्स को फ्रीली एंड प्योर हार्ट से प्यार करती है, बिना किसी सेल्फनेस के, सिर्फ एक हॉनेस्ट इमोशंस के साथ प्यार करती है। मेन स्ट्राइव फॉर राइट मतलब पोएट कहती है जैसे लोग दुनिया में ट्रूथ और राइट के लिए स्ट्रगल करते हैं वैसे ही वो अपने लव में प्योर और ट्रू है। क्लियर ना? स्पीकर लव हर फियांस फ्रॉम हर चाइल्डहुड फेथ। सर सिंपल सी बात है, फेथ। पोएट के लव फेथ यानी कि विश्वास पर बेस्ड है, कि वो कहते हैं उनका प्यार बचपन से ही एक प्योर बिलीफ की तरह है। गॉट माय पॉइंट्स? स्पीकर पैशन इज पुट टू हर ओल्ड ग्रीप्स। सर ओल्ड ग्रीप्स का मतलब क्या है? पोएट कहती है कि उनका प्यार उनके पास्ट
सॉरो, ओल्ड ग्रीफ्स के को भी क्या करता है, हील करता है। यानी उनके लव जो है ना पुराने दुखों के दूर करता है और उन्हें पीस देता है, याद रखना। यानी उनके जो पुराना दुख है ना उसको खत्म करता है और उन्हें पीस देता है। व्हाट डज द फ्रेज लॉस सेंट सिग्निफाई? सर पास्ट पैसेंस। सर लॉस सेंट का मतलब है वो फीलिंग और जो पीपल्स जिससे पोएट्स पहले इंस्पायर थी। यानी अब उनका वो सारा इमोशन अपने लवर के लिए क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गया था। यानी अब किसी और के लिए उनका कोई इमोशन बचा ही नहीं था। व्हाट डज द फ्रेज ब्रेथ स्माइल्स टीयर्स? इसका मतलब क्या है, टोटल एग्जिस्टेंस। पोएट कहती है कि वो अपने लवर्स के अपनी सांस, मुस्कान और आंसुओं के साथ प्यार करती है। यानी अपने पूरे जीवन के साथ उसको रखना चाहती है। आफ्टर डेथ द स्पीकर विल बी लव बेटर। सर पोएट कहते हैं कि डेथ के बाद भी वो अपने हस्बैंड को और भी ज़्यादा प्यार करे, क्योंकि उनका लव जो है ना वो इटर्नल है। इटर्नल का मतलब क्या होता है? नहीं सर, अमर। हमारा प्यार अमर रहेगा, क्लियर है ना। द स्पीकर सिक्स गॉड्स ब्लेसिंग्स द लव इन आफ्टर लाइफ, द लव इन आफ्टर लाइफ। पोएट गॉड से दुआ करती है कि उनका प्यार अगली जिंदगी यानी कि आफ्टर लाइफ में भी बना रहे। यानी ये इटर्नल लव का एक इमोशंस दिखाता है, याद रखिएगा। व्हाट डज द फ्रेज एंड्स ऑफ बीइंग सिग्निफाई? सर पर्पज ऑफ लाइफ। एंड ऑफ बीइंग का मतलब है जीवन का जो मकसद है। पोएट कहती है उनके लाइफ की रियल पर्पज ही अपने हस्बैंड से लव करना है। What emotional state of the speaker is revealed in the poem How Do I Love Thee? सर पैसन। सर पैसन, सर पैसन पोएट का मेन इमोशनल ट्रेट है पैसन, यानी कि जज्बाती और इंटेंस लव। यानी उनका प्यार डीप है, पावरफुल है और स्पिरिचुअल है, जो उनकी प्योर एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है, याद रखिएगा। What types of love is described in the poem? इंटेंस लव। इंटेंस लव सर क्या है सर? इंटेंस लव है। सर इंटेंस लव का मतलब क्या होता है? पोएट अपने हस्बैंड्स के लिए इंटेंस और डीप लव दिखाती है। ये लव सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल और इमोशनल दोनों है, इसलिए हम इंटेंस लव बोलते हैं। द टर्म बेटर आफ्टर डेथ सिग्निफाई दैट लव इज इटर्नल। लव इज यानी बेटर आफ्टर डेथ का मतलब है लव कभी खत्म नहीं होगा, प्यार कभी खत्म नहीं होगा। पोएट कहते हैं कि उनका प्यार डेथ के बाद भी जिंदा रहेगा, यानी कि इटर्नल लव है। आई लव थी फ्रीली एज मेन स्ट्राइक फॉर राइट दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिल्स। सिमिल्स का मतलब क्या है आप बोल सकते हो, बता रहा कंपेरिजन्स यूज एज और लाइक, जहां पर हम क्या यूज करते हैं सर? यूज एज और लाइक यूज करते हैं, याद रखना। यानी पोएट अपने लव को कंपेयर करती है मैन के स्ट्राइव फॉर ट्रूथ के साथ। यानी यह एक सिंपल कंपेरिजन यूजिंग एज और लाइक का है ना, ये एग्जाम्पल से याद रखना। इन माई ओल्ड ग्रिप्स व्हाट डू मीन बाय ओल्ड ग्रिप्स? यानी कि पास्ट मेमोरी। सर ओल्ड ग्रिप्स का मतलब है पोएट के पुराने दुख और तकलीफें जो अब उनके लव से हील हो गए। यानी कि तुम्हारा जो भी अगर पुराना दुख और तकलीफ रहेगा ना, अगर तुम किसी सच्चे प्यार कर बैठोगे ना, तो उससे अगर तुम्हारा कोई तुम्हें ऐसे साथी मिल जाए जिसको तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारे जैसे हो और तुम्हारा केयर करता हो, यानी कि सचमुच में तुम्हें लगे फील हो जो यार इससे बेस्ट नहीं हो सकता है, तो अब तुम समझ लेना जो वो चीज़ें मिल चुका है और तुम्हारा सारा पुराना जो तकलीफ है वो खत्म हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है सर? ओके। व्हाट इज द फोकल पॉइंट ऑफ द पोएम हाउ कैन आई लव थी? सर लव, ये लव के बेस पे ही है। पोएम का मेन फोकस ही लव है, यानी एक ऐसा लव जो प्योर है, सेल्फलेस है और इटर्नल है। व्हाट इंटेंशन ऑफ द पोएट इज एक्सप्रेस थ्रू द फ्रेज इफ गॉड चूज सरेंडर टू गॉड। सरेंडर टू पोएट कहती है कि अगर गॉड चाहे तो उनके लव डेथ के बाद भी चलेगा, या उनकी फेथ जो है ना वो सरेंडर्स को दिखाता है टुवर्ड्स गॉड्स, यानी कि प्यार के प्रति ये क्या हो गया ना, समर्पण हो गया है। व्हाट यू मीन बाय द फ्रेज फॉर द एंड ऑफ बीइंग? सर ये सिंपल है, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सर फॉर द एंड ऑफ बीइंग्स का मतलब होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पर्पज। मतलब पोएट कहती है कि उनका जीवन का मकसद ही लव करना है, यानी कि प्यार करना है। What do the words depth and breadth and height? सर immeasurable natures of love। सर क्या बोल रहा है सर? ये बता रहा हूँ हर डायमेंशंस में अनलिमिटेड है, यानी वो अपने हस्बैंड के हर दिशा में हर तरीके से प्यार करती है। हर तरीके से क्या करती है? हाँ, हर तरीके से प्यार करती है। द स्पीकर लव विथ चाइल्डहुड फेथ। व्हाट डज द फ्रेज चाइल्डहुड फेथ सिग्निफाई? सर सिंपल एंड इनोसेंट। सर सिंपल एंड इनोसेंट चाइल्डहुड फेथ का मतलब है एक प्योर और इनोसेंट बिलीफ, एक प्योर और इनोसेंट बिलीफ जिसमें कोई डाउट या फियर नहीं होता है, बिल्कुल बच्चे जैसा प्योर लव होता है। बिल्कुल बच्चे जैसा क्या होता है सर? प्योर लव होता है। वन माय पॉइंट्स।
नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी बेटर आफ्टर डेथ। सर लव। सर पोएट कहता है कि डेथ के बाद उनके प्यार और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो एक हेवनली और इटर्नल फॉर्म में बदल जाएगा। दी स्पीकर्स लव्स हर फैंस विथ पैशंस। अब ये भी बात है, देखो प्यार करो तो शिद्दत से करो वरना मत करो, प्यार करो शिद्दत से करो वरना मत करो। देखो प्यार का मतलब ही होता है, अगर तुम्हें कहीं से प्यार ना मिल रहा हो, तुम्हें धोखा मिल रहा हो, या तुम्हें लगे जो सामने वाले को तुम्हारा जरूरत नहीं है, या तुम्हें वो ऐसा मतलब उसको लगे जो भाई ये मेरी लाइफ से चला जाए तो अच्छा है, तो आप तुम क्या कर जाओ वहाँ से एग्जिट कर जाओ। जब प्यार करो तो शिद्दत से करो, रिस्पेक्ट दो, यानी सामने वाले को समझो जो वो तुम कर क्यों रहे हो। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, झगड़ा लड़ाई हर किसी में होता है, पर शिद्दत से करो वरना मत करो। स्पीकर लव फॉर हर फैंस अनकंडीशनल। सर अनकंडीशनल, उनकी जो लव है ना बिना किसी शर्त का था, यानी कि अनकंडीशनल्स है, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है, सिर्फ प्यार देती है। ये भी एक ट्रू लव का एक साइन है। सर क्लियर है ना। सोनेट 43 इज इन नेचर ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। सर यानी कि ये पोएम एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की अपनी पर्सनल लव स्टोरी पर बेस्ड है, इसलिए ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स है, यानी कि रियल इमोशन से लिखी गई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सर हम लिखते हैं हु रोट दी पोएम एंथम फॉर डूम्ड यूथ। सर अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं डूम्ड यूथ का बात करते हैं। सर किसने लिखा? विल्फ्रेड ओवन ने लिखा है, ओवेन लिखा है। तो विल्फ्रेड ओवेन के द्वारा लिखा गया था। ये कब लिखा गया था सर? हाँ बता रहा हूँ, जो एक वर्ल्ड वॉर 1 का सोल्जर्स भी हैं और पोइट भी थे, तो उन्होंने अपने वॉर एक्सपीरियंस के थ्रू सोल्जर की सफरिंग है ना उनको इसमें दिखाया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पोयम लिखी गई है विल्फ्रेड ओवन के द्वारा, जो एक वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर और पोएट थे। उन्होंने अपने वॉर एक्सपीरियंस के थ्रू सोल्जर्स को की जो सफरिंग है ना उसको दिखाया है। व्हाट टाइप्स ऑफ पोएम इज एंथम फॉर डूम्ड यूथ? वॉर पोएम। सर वॉर पोएम यानी कि ये जो है ना ये एक वॉर पोएम है जिसमें पोएट ने सोल्जर की ट्रेजिक डेथ और पेन को एक्सप्रेस किया है, और ये वॉर की क्रूल रियलिटी को दिखाता है बिना किसी हीरोइज्म्स का, कि याद रखिएगा। बाय प्रोफेशन विल्फ्रेड ओवन वाज अ सोल्जर। सर क्या है सोल्जर? विल्फ्रेड ओवन खुद एक सोल्जर्स थे, किसमें? वर्ल्ड वॉर 1 में। उन्होंने अपने पोएम्स में बैटल फील्ड्स के हॉरर लिखे, जिसे अब बोल सकते हो रियल एक्सपीरियंस से इंस्पायर किया गया है। व्हाट इज दी ऑथम सॉन्ग ऑफ द प्रेज? सॉन्ग ऑफ द प्रेज। सर इसमें एंथम का मतलब क्या होता है? प्रेज सॉन्ग। सर लेकिन पोएट ने आयरनी के लिए यूज किया था ना। हाँ सर, यहाँ सोल्जर्स के लिए ये एंथम है जो एक्चुअली सैड और मॉर्निंग सॉन्ग है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? डूम्ड यूथ का मतलब क्या है सर? सोल्जर्स की बात हो रहा है सर, यहाँ पर किसकी बात हो रहा है? सोल्जर्स। डूम्ड यूथ का मतलब है वो यंग सोल्जर जो वॉर में मरने जा रहे हैं। आपको बताइएगा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बारे में, जिन्हें अपनी ज़िंदगी का जो है ना वो मौका भी, ज़िंदगी जीने का मौका भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय पासिंग बेल्स? तो बेल ऑफ डेथ। बेल ऑफ डेथ, पासिंग बेल्स वो बेल होता है जो डेथ के बाद बजाई जाती है। पोएट कह रहे हैं कि सोल्जर्स के लिए चर्च बेल नहीं बजती, सिर्फ गन्स और राइफल्स की आवाज़ उनके फ्यूनरल म्यूजिक्स में बजती है। आप याद रखना। बेल ऑफ डेथ। हु डाइज एज कैटल? सोल्जर्स। सर पोएट कंपेयर करते हैं कि सोल्जर्स को कैटल यानी कि जानवरों से कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि वॉर में उनकी डेथ भी बिना रिस्पेक्ट का होता है, मास किलिंग जैसा। हु एंगर्स इज लाइक मॉन्स्टर्स, इसलिए बोलता वॉर नहीं होना चाहिए। गन। सर क्या? गन नहीं, कैनन का मतलब होता है बिग वॉर गन। कैनन की आवाज़ और डिस्ट्रक्शन मॉन्स्टर जैसी लगती है, ये भी बोल सकते हो, लेकिन गन मैं बोलूँगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टटरिंग? तो हेसिटेंट सर है। हेसिटेंट्स का मतलब सर क्या है? हाँ, राइफल्स की आवाज़ जो है ना वो आप तोड़ने वाली जो होती है ना उसको सेटरिंग्स बोलते हैं सर। जैसे वो साइलेंस और लाइफ दोनों तरफ होता है, ये समझ रखना। हाउ इज द साउंड ऑफ राइफल्स? रैटलिंग्स। रैटलिंग्स सर, बिल्कुल। व्हाट डू मीन बाय ऑडिशंस? प्रेयर सॉन्ग्स। प्रेयर सॉन्ग्स, ऑडिशंस का मतलब ही प्रेयर्स होता है, यानी कि पोएट कहते हैं सोल्जर्स के लिए चर्च में प्रेयर नहीं होता है, उनके लिए गन फायर ही प्रेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? गन फायर ही प्रेयर बन जाता है। वाई आर दी ऑडिशंस ऑफ द डाइंग सोल्जर हैसल? टाइम इज रनिंग आउट।
पोएट कहते हैं सोल्जर्स के पास टाइम नहीं होता है, वो डेथ के इतने करीब होते हैं कि उन्हें प्रेयर्स भी जल्दी में होता है, याद रखिएगा। नो मोकन्सी नाउ फॉर देम, व्हाट आर दी मोकंजीज मेंशन, इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज में, यानी कि रिंगिंग ऑफ बेल्स, प्रेयर्स इन चर्च, वॉइस इन मॉर्निंग्स। मॉर्निंग है, मॉर्निंग नहीं है ये सर, याद रखिएगा। हाँ मतलब अब कोई मॉक का रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये बताना चाह रहा है। हाँ बिल्कुल, यानी कि मॉकरीज का मतलब होता है फॉल्स रिचुअल्स। बिल्स, प्रेयर्स और सेरेमनी सब मीनिंगलेस लगती है जब वॉर के सामने, इसलिए पोएट कहते हैं ना जो अब कोई मॉक रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। हाउ इज द साउंड ऑफ सेल्स, थ्रिल्स एंड डिमेंटेड। सर पोएट ने सेल्स की साउंड्स को क्रेजी और शार्प बताया है, ये याद रखा, जिसे सुनकर हमें लगता है जैसे वॉर का सीन जो है ना मैडनेस में बदल गया है। किसमें बदल गया है? मैडनेस में बदल गया है। हाँ, फॉल्स रिचुअल्स वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। व्हाट डू मीन बाय व्हीलिंग सेल्स। सर विजलिंग साउंड ऑफ बुलेट्स हम बोल सकते हैं। विजलिंग सेल्स का मतलब है गोली या बॉम्ब के निकलते वक्त की जो चिखने वाली जो आवाज़ है, यानी पोएट ने इस साउंड को क्राइंग, रोती हुई के रूप में डिस्क्राइब किया है। अब वो सर जो वॉर के सैडनेस और डिस्ट्रक्शंस को देखता है। ऑफकोर्स जिसको गोली लगेगा ऐसा थोड़ी तो रोएगा नहीं या आवाज़ नहीं उसके मुंह से निकलेगा, हंस थोड़ी रहा होगा। अजीब सी बात है, ऐसा नहीं होता है ना, जो किसी को गोली मार देगा और वो क्या कर रहा होगा? हंस रहेगा। ऑफकोर्स उसके अंदर से क्या निकलेगा? चीख नहीं, बेटा तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो इसलिए लग रहा है, तो वो हंस रहा होगा। हंसता नहीं है कोई भाई, चीख तो निकलता है ना सबके इससे। व्हाट इज बगल, स्मॉल ट्रम्पेट मेड ऑफ ब्रास। सर बगल एक छोटी ब्रास की ट्रम्पेट होती है जो आर्मी में सिग्नल देने या सोल्जर्स के फ्यूनरल्स में बजाई जाती है। ये पोएम्स में शॉक का सिंबल्स है। हाँ, मॉर्निंग जो बोलते हैं ना उसको शॉक ही बोलते हैं सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइड्स, कंट्री ऑफ इंग्लैंड। यानी साइड्स का मतलब होता है इंग्लैंड के अलग अलग रीजन्स यानी कि काउंटीज। पोएट इंग्लैंड के उन एरिया को जिक्र करता है जहां से यंग सोल्जर्स आए और मर गए। व्हाट आर दी साइड्स सेड, द गर्ल्स आर क्राइंग फॉर देयर लव हु आर इन बैटल फ्रंट्स। सर साइड्स में लड़कियां अपने लवर्स के लिए रो रही है जो बैटलफील्ड में लड़ रहे थे। ये पोएम एक इमोशनल पार्ट्स है जो होम फ्रंट्स के दुख को दिखाता है, याद रखिएगा। व्हाट डू मीन बाय होली ग्लिमर्स, लाइट फ्रॉम द आई ऑफ द डाइंग सोल्जर। सर व्हाट डज होली ग्लिमर सिग्निफाई, गुड बाय। यानी कि ये सोल्जर्स के लास्ट फेयरवेल है, यानी कि फाइनल गुड बाय का सिंबल है, याद रखना। फाइनल गुड बाय का एक सिंबल्स है। ये उनकी आंखों की लाइट्स एक जो है ना वो गुड बाय मैसेज बन जाती है दुनिया के लिए, आप याद रखना। हाउ आर दी ब्राउन ऑफ दी पेरिस पेल। सर गर्ल्स की जो चेहरा है ना उसके पीखे दिखाई गए हैं जो उनके दुख और फियर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उनके लवर्स वॉर में मर रहे हैं, याद रखना। व्हाट इज अ पॉल कवरिंग क्लॉथ्स ऑफ डेड बॉडी। यानी पॉल जो वो कपड़ा होता है जो डेड बॉडी पर डाला जाता है। पोएम में ये सोल्जर्स के डेथ और फंडल्स का एक सिंबल है, याद रखना। हाउ इज माइंड ऑफ द गर्ल्स पेशेंट्स। सर पोएट कहते हैं कि लड़कियां सब्र और दर्द से भरी हुई है। वो पेशेंटली अपने लवर्स को वेट कर रही है पर उन्हें पता है वो शायद कभी वापस नहीं आएंगे, याद रखना। हाउ इज दी व्हाट यू मीन बाय डस्क, मतलब इवनिंग टाइम को बोलते हैं। डस्क का मतलब है शाम का समय। पोएम में ये डेथ और एंडिंग के मेटाफोर है क्योंकि उनको शाम दिन के अंतिम का हिस्सा होता है। हाउ इज द डस्क स्लो, हाउ इज द डस्क स्लो। पोएट कहते हैं कि डस्क स्लो और साइलेंट होती है जैसे सोल्जर्स की डेथ क्विकली हो रही है बिना किसी साउंड के। दी वर्ड ब्लाइंड्स मीन्स कर्टेन। कर्टेन ब्लाइंड्स का मतलब पर्दे होते हैं, यहाँ पर जो विंडो या लाइट को कवर करता है। पोएट यहाँ सिंबॉलिकली ये कह रहे हैं कि दुनिया डेथ और दुख पर पर्दा डाल देती है, याद रखना। वाई आर दी शायर सैड, यंग सोल्जर डाइड, डेथ हो गया। यंग सोल्जर्स क्या हो गया सर, डेथ हो गया। यानी साइड्स का मतलब ही है इंग्लैंड की जो वो कंट्री वो सैड है क्योंकि उनकी यंग सोल्जर्स है ना वॉर में मर गए। पोएट ने साइड्स को दुख को होल नेशंस के सौरों के रूप में क्या किया है, दिखाया है। व्हाट इज द साउंड ऑफ द रिपल्स क्लैटरिंग्स। सर क्लैटरिंग्स की हाँ सर कुछ ना। व्हाट पासिंग बिल्स फॉर दोज हु एज ए कैटल सिमिल्स। हाँ, सिमिल्स यानी पोएट कंपेयर करते हैं सोल्जर्स की डेथ को कैटल यानी जानवर्स की तरह। ये सिमिल्स के एग्जाम्पल्स हैं यानी कंपेरिजन्स यूजिंग एज, मतलब सोल्जर्स को भी बिना रिस्पेक्ट को मार दिया गया, या आप ये याद रखो। अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, हाँ
इन द पोएम एंथम ऑफ फॉर डूम्ड यूथ ए गन इज कंपेयर टू मॉन्स्टर सर। मॉन्स्टर पोएट ने गन को मॉन्स्टर यानी कि डरावना राक्षस के साथ कंपेयर किया है जो सिर्फ नाश और मौत फैलाता है, याद रखना। गन से क्या होता है, नाश और मौत ही तो होता है ना। और चॉइड ऑफ द सेल्स वेलिंग सर, मतलब चॉइड्स ऑफ सेल्स मतलब बॉम्ब्स और सेल्स की जो आवाज़ होता है उसकी बात कर रहा है, जो वेलिंग रोती हुई लगती है, एक दर्द भरी म्यूजिक जैसे साउंड, मतलब आप समझ लो। व्हाट डू मीन बाय फ्रेज इज स्लो डस्क सर, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ। स्लो डस्क सिंबल है लाइफ के एंड का, जैसे शाम आती है वैसे सोल्जर्स की लाइफ का जो है ना वो सनसेट हो जाता है। व्हाट डज द फ्रेज ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड सर, मॉर्निंग सर इसका मतलब सर क्या है, ड्राइंग डाउन ऑफ मतलब विंडो के जो पर्दे हैं ना वो बंद करना, जो शॉक का ट्रेडिशनल साइन है, जब कोई मर जाता है तो वो बंद कर दिया जाता है। कैन पैटर्स आउट ऑफ देयर हैस्टी ओरिजिन्स हियर पैटर्स आउट एज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोमेटोफिया सर, इसका मतलब क्या है सर, पैटर एक साउंड वर्ड है। पैटर क्या है, एक साउंड वर्ड है जो प्रेयर्स की फास्ट और लाइट साउंड को दिखाता है, इसलिए आप ये एग्जांपल यूज किया गया। द वर्ड पॉल इज रिलेटेड विथ डेथ, किससे रिलेटेड है सर, ये डेथ। पॉल मतलब कपड़ा जो डेड बॉडी पर डाला जाता है, इसलिए ये डेथ और फ्यूनरल्स का सिंबल है। वेयर डू दी होली ग्लिमर्स और गुड बाय आर फाउंड आई। होली ग्लिमर्स ऑफ गुड बाय मतलब डाइंग सोल्जर्स की आंखों की जो चमक होती है जो उनके लास्ट गुड बाय को रिप्रेजेंट करता है। हु कॉल दी यंग सोल्जर्स फ्रॉम सीयर्स सर, बगेल्स सर, बगेल्स यानी कि आर्मी ट्रम्पेट्स बोलते हैं, जो बजती है जब सोल्जर का फ्यूनरल होता है, या उन्हें रिस्पेक्ट और रिमेम्बरेंस के लिए बजती है, याद रखिएगा। रिफल्स रैपिड रैटल्स, ये एलिट्रेशंस का है सर, एलिट्रेशंस यहाँ राइफल्स रैपिड रैटल्स जो है ना उसमें जो आर जो है ना ये साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हुआ है, इसलिए एलिट्रेशंस का इसका एग्जांपल्स है। हाउ इज द साउंड ऑफ डेमेंटेड चॉइस सर, ये है डिस्टर्ब एंड चाओटिक्स है, डिस्टर्ब एंड चाओटिक्स है सर। हु आर द डूम्ड यूथ सर, यंग सोल्जर्स है सर, यंग सोल्जर्स है सर। हाँ, इसका मतलब डिस्टर्ब एंड चाओटिक्स का मतलब डूम्ड यूथ उन यंग सोल्जर्स को रेफर कर रहा है सर। हाँ, मतलब जो मैड और डिस्टर्ब आवाज़ होता है वो गन की आवाज़ होती है, बैटलफील्ड्स को बम और राइफल्स की नॉइज़ की सिंबल के लिए ये दिखाता है। तो क्लियर कि नहीं है। तो पोएट्री जो हमारा था पूरा का पूरा वो ख़त्म हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे सर, अब हम सर बात करेंगे प्रोज की सर। अब चलिए सर प्रोज की बात करते हैं सर। चलिए ओके, अब हम आ गए हैं प्रोज पे। सर प्रोज क्या है, चलिए सर प्रोज की बात करते हैं। तो प्रोज में है विच सिटी इज मेंशन इन दी स्टोरी द लास्ट लीफ सर, वॉशिंगटन स्क्वायर। याद है क्या वॉशिंगटन स्क्वायर क्या होता है, कहाँ है सर, पता है ना, अरे न्यूयॉर्क सिटी के वॉशिंगटन स्क्वायर एरिया में सेट है ये। यहाँ पर ये स्यू और जॉन्सी जो है ना वो रहती है, एक आर्टिस्ट एरिया जहाँ क्रिएटिव लोग रहते थे, यानी यहाँ पर सब आर्टिस्ट से भरे हुए थे। हाउ वेयर द स्ट्रीट्स वाइंडिंग्स सर, स्टोरी में स्ट्रीट्स को वाइंडिंग्स यानी कि टेढ़ी मेढ़ी बताया गया है। और नैरो लेंस जहाँ पर पेंटर और आर्टिस्ट का क्या है, स्टूडियो है। क्लियर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज, ग्रीनविच सर। स्टोरी में जो एरिया का नाम जो है ना वो ग्रीनविच विलेज है, ये न्यूयॉर्क का एक फेमस आर्टिस्टिक कॉलोनी है, याद रखिएगा। वेयर वाज द ग्रीनविच विलेज, ईस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर, यानी ग्रीनविच जो विलेज है ना ईस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर में है। ये प्लेस आर्टिस्ट के लिए हेवन माना जाता है, ये याद रखिएगा। Who loved Greenwich Village painters? मोस्टली पेंटर्स रहते थे, क्योंकि यहाँ पर चीप में आपको सस्ते दाम पर रेंट मिल जाएगा। गुड लाइट और आर्ट कम्युनिटी अवेलेबल थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट वेयर द रीजन्स फॉर पेंटर्स फ्लोकिंग एट ग्रीनविच विलेज ऑल ऑफ द वे, रूम दे लाइक, गुड लाइट, लो कॉस्ट रूम्स। यानी कि आप ये बोल सकते हो द पेंटर जो था ना ग्रीनविच विलेज में क्यों आते थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पसंद के रूम मिलते थे। दूसरा, लाइट पेंटिंग के लिए परफेक्ट थी और रेंट बहुत कम था। हु वेयर स्यू एंड जॉन्सी, ये लोग भी पेंटर्स ही थे। स्यू और जॉन्सी भी दोनों क्या थे, यंग आर्टिस्ट यानी कि पेंटर थे, जो एक साथ एक बिल्डिंग में रहती थी और अपने आर्ट करियर के जो सपने हैं ना वो देख रही थी। वेयर डिड स्यू एंड जॉन्सी लाइफ, टॉप फ्लोर पे। कहाँ रहते थे ये दोनों, एक छोटी सी फ्लैट में टॉप फ्लोर पे रहती थी, जहाँ उनके स्टूडियो और बेडरूम एक ही जगह पर थी, याद रखना। द बिल्डिंग वाज 3 स्टोरेज, बिल्डिंग कितना था सर, 3 स्टोरेज था। हाँ सर 3 स्टोरेज था, 4 स्टोरेज मत बोल देना,
ठीक है। सी कैम फ्रॉम द सिटी ऑफ मेन, हाँ सर, ऑप्टिमिस्टिक्स लड़की थी, यहाँ से ही आई थी। जॉन्सी कैम फ्रॉम द सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जॉन्सी कहाँ से आई थी? कैलिफोर्निया से आई थी। क्लियर ना? चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक लड़की ये लोग थी। रेस्टोरेंट्स वेयर शिव एंड जॉन्सी फर्स्ट वी मेट, वो कहाँ पर मिला था? 8th स्ट्रीट्स में मिला था, 8th स्ट्रीट्स। और शिव और जॉन्सी जो है वो पहली मुलाकात 8th स्ट्रीट्स के एक रेस्टोरेंट्स में हुई थी, जहाँ से उनकी दोस्ती और पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ था। इन विच थिंग्स हैड शिव एंड जॉन्सी सेम काइंड्स ऑफ लाइकिंग, आर्ट्स, फूड्स, क्लोथ्स, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव सर। दोनों का आर्ट, फूड और क्लोथ्स में सेम टेस्ट था, इसी वजह से उनके बॉन्ड जो है ना वो और स्ट्रॉन्ग्स हो गए थे। What did शिव एंड जॉन्सी डिसाइड लाइव एंड वर्क टुगेदर, यानी एक साथ ये रहेंगे। दोनों ने डिसाइड किया कि वो साथ रहेंगे और साथ काम करेंगी और एक आर्टिस्ट लाइफ क्रिएट करेंगी, एक ड्रीम विथ फ्रेंडशिप आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो आपका जो यहाँ पर है, बिल्कुल सर, इन विच सीजन्स डिड शिव एंड जॉन्सी कम टू ग्रीनविच विलेज स्प्रिंग टाइम पे, शिव और जॉन्सी स्प्रिंग सीजन्स में ग्रीनविच विलेज में आई थी जब वेदर प्लीजेंट थी और आर्ट्स का मूड क्या हो रहा था? बन रहा था। हु वॉज द कोल्ड स्ट्रेंजर हु इंटर्ड ग्रीनविच विलेज इन विंटर, निमोनिया उस वक्त में इंटर हुआ था, जो कोल्ड स्ट्रेंजर्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया, जो विंटर में लोगों को जिंदगी ले जाती थी, स्पेशली पुअर आर्टिस्ट का, यानी वो लोग निमोनिया की वजह से मर जाते थे। व्हाट वाज द डिजीज दैट स्प्रेड इन विंटर? निमोनिया। डिजीज निमोनिया फर्स्ट स्प्रेड इन द ईस्ट में, कहाँ पर स्प्रेड हुआ था? ईस्ट में हुआ था। स्टोरी में बताया गया है कि निमोनिया सबसे पहले सिटी के जो ईस्ट साइड है ना उसमें स्प्रेड हुआ और धीरे धीरे करके पूरे विलेज में फैल गई। ग्रीनविच विलेज निमोनिया स्प्रेड फास्ट, बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा था जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा था, याद रखिएगा। हाँ, फास्ट और क्विकली दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट हम फास्ट वर्ड बोलेंगे। मिस्टर निमोनिया वाज द नेम ऑफ डिजीज, ये किसका नाम है? ये एक डिजीज का नाम है। किसका नाम है? एक डिजीज का नाम है। क्लियर ना? बाई फिजिक्स एंड नेचर्स जॉन्सी वाज वीक एंड लिटिल थी, क्या थी ये? वीक एंड। जॉन्सी एक छोटी, कमजोर और नाजुक लड़की थी, आप बोल सकते हो, जो निमोनिया से इजिली अफेक्ट हो गई। व्हाट डिड जॉन्सी डू आफ्टर बीइंग अफेक्टेड बाय निमोनिया? ले ऑन हर बेड्स, ले ऑन हर बेड्स, यानी बीमारी के बाद जॉन्सी ने बेड से उठना बंद कर दिया और वो बस विंडो से आईवी क्रीपर के लीव्स जो है ना, वो सामने वाला जो आईवी क्रीपर्स था उसका लीव्स यानी कि उसके पत्ते गिनती रहती थी। वेयर डिड जॉन्सी लुक एट द वॉल ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू देयर रूम्स? सर क्या है? जॉन्सी अपने विंडो के सामने वाली वॉल को देखती थी जहाँ एक आईवी क्रीपर्स था, इसका पैटर्न जिसके पत्ते जो क्या हो रहे थे ना, गिर रहे थे। हाँ, पत्ते सर जो क्या हो रहे थे, गिर रहे थे। क्लियर है? व्हाट डिड द डॉक्टर से टू शिव? जॉन्सी हैज हैड अ लिटिल चांस, यानी कि डॉक्टर ने शिव से कहा जॉन्सी का जो बचने का चांसेस है ना वो बहुत कम है, क्योंकि उसका होप टू लाइफ खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। डॉक्टर क्या था? बहुत बिजी था। डॉक्टर बहुत बिजी था क्योंकि निमोनिया के पेशेंट पूरी सिटी में बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी उसने शिव को हॉनेस्ट ओपिनियन दिए। द डॉक्टर सेड शी हैज वेरी स्मॉल चांसेस, विच चांसेस इज रेफर टू हियर? चांस ऑफ रिकवरी। किसकी बात कर रहा है? चांस ऑफ रिकवरी। डॉक्टर का मतलब है जॉन्सी तभी रिकवर हो करेगी जब वो जीने की इच्छा रखेगी, जबकि जो जॉन्सी है वो जीने की इच्छा खो चुकी थी, वरना मेडिसिन भी कुछ नहीं कर सकता है। जॉन्सी हैज़ अ स्मॉल चांसेस ऑफ रिकवरी इफ सी वांट्स टू लाइव, एंड डॉक्टर ने कहा था अगर जॉन्सी जीने की चाह रखती है तो वो बच सकती है, क्योंकि माइंड का विल पावर मेडिसिन से भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग्स होता है। जॉन्सी हैड डिसाइडेड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। जॉन्सी ने ये अपने मन में सोच लिया था कि वो ठीक नहीं होगी, और जब वो आईवी लीक यानी कि घर से बाहर के पत्ते को गिरते हुए देखती थी तो उसको ऐसा लगता था जब ये पेड़ का सारा पत्ता स्प्रिंग सीजन में क्या हो जाए, गिर जाएगा, तो जैसे ही इस पेड़ का सारे पत्ते गिर जाएंगे मैं भी क्या हो जाऊँगा? ख़त्म हो जाऊँगा। जॉन्सी ऑलवेज वांटेड टू गो टू इटली। वो जॉन्सी हमेशा कहाँ जाना चाहती थी? इटली। जॉन्सी का सपना था इटली जाना, क्योंकि वो बे ऑफ नेपल्स की एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाना चाहती थी। जॉन्सी वांटेड टू ड्रॉ अ पिक्चर्स ऑफ बे ऑफ नेपल्स। डॉक्टर थॉट सर बे ऑफ नेपल्स का पेंटिंग बनाने जिसमें सी और सनलाइट्स का व्यू हो, सी और सनलाइट्स का व्यू हो, ये समझना एक ड्रीम प्रोजेक्ट था इनका। डॉक्टर थॉट दैट जॉन्सी वाज ट्रबल अ मैन। डॉक्टर को लगा जॉन्सी की किसी लड़के की वजह से क्या है, सैड है, लेकिन बाद में पता चला कि वो होप लूज करने की वजह से क्या हो गई,
डिप्रेस्ड हो गए। द थिंग्स दैट ट्रबल जॉन्सी वाज वीकनेस। जॉन्सी फिजिकली और मेंटली दोनों से वीक हो गई थी और उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। इफ अ पर्सन थिंक दैट ही और सी इज गोइंग टू डाई, डॉक्टर इंटरव्यूअर बिकम्स हार्ड। अब सिंपल सी बात है, ये आप सबको पता है, डॉक्टर कहता है अगर पेशेंट मरने की चाहत क्या कर दे, छोड़ दे, तो मेडिसिन जो है वो काम करना बंद कर दे, क्योंकि विल पावर ही सबसे बड़ा क्या होता है, मेडिसिन होता है। आफ्टर द डॉक्टर हैज गॉन, शिव वेंट इनटू द वर्क रूम, क्राई, शिव क्या करने लगा, रोना शुरू कर दी। शिव इंटर इनटू जॉन्सी रूम विद सम पेंटिंग मटेरियल। सर पेंटिंग मटेरियल, शिव अपने आर्ट सप्लाईज के साथ रूम में गई ताकि जॉन्सी को पॉजिटिव और क्रिएटिव इन्वायरमेंट मिल सके। वाइल एंटरिंग इनटू जॉन्सी रूम, शिव वाज सिंगिंग, शिव क्या करने लगी, गाना शुरू कर दी। शिव गाने गा रही थी ताकि जॉन्सी का मूड थोड़ा लाइट हो जाए और वो होपफुल और चेयरफुल फील कर सके। जॉन्सी वाज वेरी थिन एंड क्विट। जॉन्सी क्या था, कमजोर, चुप और उदास थी, उसका बॉडी और स्पिरिट दोनों ही कमजोर हो गया था, आप ये समझ लो। शिव हर्ड अ लो साउंड अगेन एंड अगेन, दिस साउंड वाज जॉन्सी काउंटिंग ऑफ फॉलिंग लीव्स। जॉन्सी हर पत्ता गिरने पर काउंट डाउन करती थी और कहती थी जब लास्ट लीफ गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। जॉन्सी वाज बैक काउंटिंग ऑफ व्हाट, फॉलिंग लीव्स। फॉलिंग लीफ, जॉन्सी हर पत्ता क्या कर रही थी, काउंट कर रही थी। ब्रांचेस ऑफ द ओल्ड ट्री जो था वे डार्क, आईवी क्रीपर जिसमें लीफ था वो एक ओल्ड डार्क ट्री पर था जिसके पैटर्न जो पत्ते हैं ना ऑटोमन में गिरते जा रहे थे, याद रखिएगा। द लीव्स ऑफ द ट्री वेयर द फॉलिंग फास्ट, बहुत तेजी से वो पत्ते गिर रहे थे। ऑटोमन सीजन्स में लीव्स जो होता है वो बहुत फास्ट गिरता है, क्या गिरता है, बहुत फास्ट गिरता है, और ये जॉन्सी के लिए डेथ का सिंबल बन गया था, आप याद रखना। जॉन्सी वॉइस वाइल काउंटिंग द फॉलिंग लीव्स वेयर वाज लोअर। अब सिंपल सी बात है, व्हेन शिव इंक्वायर्ड हाउ मेनी लीव्स वेयर देयर इन द ट्री, 5। अब बता, 5 ही शिव ने पूछा था, जॉन्सी ने कहा सिर्फ 5 पत्ते बचे हैं। कितने पत्ते बचे हैं, 5। और उसने सोचा जब लास्ट पत्ते गिर जाएगा तो वो भी क्या कर जाएगी, मर जाएगी। व्हाट डिड जॉन्सी नो अबाउट हर डेथ विद फॉलिंग ऑफ लीव फास्ट फॉर 3 days। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये आपको समझाना शुरू कर रहा है। जॉन्सी 3 दिन तक ये सोचती रही कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगा वो मर जाएगी। यू डोंट हैव टू बाई एनीथिंग फॉर मी, व्हाट एटीट्यूड्स ऑफ द स्पीकर एक्सप्रेस विद दिस लाइन, ये पेसिमिज्म की बात कर रही है। यानी ये लाइन दिखाती है कि जॉन्सी निगेटिव और होपलेस में डूबी हुई थी, उससे लगा सब खत्म हो गया है। 3 देयर गोज अनदर, व्हाट नंबर ऑफ दैट फॉलिंग लीफ, 4। जॉन्सी हर पत्ते गिरते देखकर काउंट करती थी कि और जब भी 4th पत्ता गिरता है ना, उससे उसने सोचा अब सिर्फ कितने पत्ते बच गए हैं, एक पत्ता बच गया है। आई हैव डन इनफ वेटिंग फॉर व्हाट, अब लास्ट में किसका वेट कर रही थी जॉन्सी, अपनी डेथ का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसका मन में ये लगता था कि उसका लाइफ का अब लास्ट लीफ जो है उसके साथ ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग डाउन, यानी कि डेथ, हर सेलिंग डाउन रेफर्स्ट। व्हाट डिड ओल्ड ब्रह्मन लाइक्स फर्स्ट फ्लोर्स, यानी कि अब सिंपल सी बात है, ओल्ड ब्रह्मन शिव और जॉन्सी के नीचे वाला फ्लैट में रहते थे, 2nd फ्लोर पे। हाउ ओल्ड वाज ब्राह्मण्स, ये इनकी एज 60 साल था, 60 साल से ऊपर का एक बोल सकते हो जी एक बुढ़ा पेंटर थे जो कभी अपने मास्टरपीस नहीं बना पाया था। इनका सपना था क्या बनाना, एक मास्टर पीस बनाना है, लेकिन ये बना नहीं पाए थे। एज अ पेंटर ब्राह्मण वाज और नॉट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पेंटिंग कैरियर ऑफ ओल्ड ब्राह्मण 40 साल का हो गया था। नेवर पेंटर मास्टर पीस बनाना चाहते थे। व्हाट वाज ओल्ड ब्राह्मण बैड हैबिट, ड्रिंकिंग वाइन, ज़्यादा दारू लेता था, ये सही चीज़ नहीं है, आप सबको भी दारू से बचना चाहिए। व्हाट डिड ओल्ड ब्राह्मण थिंक एज स्पेशली ड्यूटी, हेल्प शिव एंड जॉन्सी का सहायता करना। क्यों एंग्री हुआ, क्योंकि जॉन्सी ने जीना छोड़ दिया था। उन्होंने क्या किया, वाई डिड ओल्ड ब्राह्मण डिनाई टू गो एंड शिव, यानी विथ एन एलिगेशन अगेंस्ट शिव दैट सी अलाउड जॉन्सी टू थिंक सी सच फुलिश थॉट, यानी कि ये बताना क्या चाह रहा है सर, बोल रहा है कि शिव पर ये गुस्सा था क्योंकि उसने जॉन्सी को इतनी निगेटिव थिंकिंग करने दी। यानी कि जो भी इंसान आपके साथ में रहता है तो आपको ये ध्यान रखना है, जो क्या ना सोचो आप, नेगेटिव थिंकिंग मत सोचो। What brought strange idea in Jauncey mind, sickness and weakness? For how long was old Brahman trying to convince that he would come with Shiv 30 minutes? What will be the old Brahman paint his masterpiece someday? वो सोच रहा था मैं एक दिन तो मास्टरपीस बनाऊंगा, एक दिन वो मास्टरपीस जरूर बनाएगा। और वो दिन था जब उसने लास्ट लिप क्या किया,
बनाया। When old Brahman and Shiv entered the room, Jhansi sleeping. There they looked at the window fairly at the tree. Why were the fool? Probably the last leaf had fallen. Last leaf had fallen. दोनों का डर था कि लास्ट लीफ क्या होगा, गिर गया होगा। अगर ऐसा हुआ तो जॉन्सी हार जाएगी। How was the weather outside on the night when Shiv was painting the pictures? Cold rain and snow. What did Shiv paint through the night? A leaf. क्या पेंट कर रहा था वो लोग? लीफ पेंट कर रहा था शिव ने। नहीं, ब्राह्मण ने पेंट किया था। किसने पेंट किया था? एक लीफ जो कभी नहीं गिरा, जॉन्सी को जीने की उम्मीद दे दिया। और उस ठंड में कौन मर गया? मास्टरपीस जो बना जाता था वो मर गया। हाउ एवर वॉज द लीफ फ्रॉम द ग्राउंड? 20 फीट्स। 10 फीट्स नहीं, 20 फीट्स है। आई विल फॉल टुडे, व्हाट विल हैपन व्हेन इट फॉल? जॉन्सी विल डाई। टाई ऑफ फ्रेंडशिप वेर ब्रेकिंग, tie of friendship were breaking on one by one because Jhansi was preparing to leave the earth. At night what begins to blow? North winds. ठंडी हवा चलने लगी ना, स्टॉर्म और बर्फ के साथ डेडली नाइट था वो। बिल्कुल सर। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी सेड टू शिव दैट इट वाज रॉन्ग टू वांट टू डाई। यानी मॉर्निंग में जब लीफ गिरा नहीं था तो जॉन्सी ने कहा मैं गलत थी, मुझे मरना नहीं था। जॉन्सी वांटेड अ लुकिंग ग्लास टू सी द लीव्स। जॉन्सी ने मिरर मांगा ताकि वो लीफ को क्लियरली देख सके और यकीन करे कि वो अभी तक गिरा नहीं है। द डॉक्टर एडवाइज यू टू गिव जॉन्सी गुड केयर। तो डॉक्टर ने कहा शिव को उसको ख्याल रखो और उसे पॉजिटिव से रखो। अब बात है, ओल्ड ब्राह्मण इज अफेक्टेड विथ निमोनिया से अफेक्टेड हो गया। माइक हैड बीन टेकन हॉस्पिटल्स, यानी ब्राह्मण को तुरंत हॉस्पिटल ले गया गया क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत ख़राब थी। ओल्ड ब्राह्मण डाइड फॉर निमोनिया से उनकी बेचारा का डेथ हो गया। लेकिन लास्ट लीफ इमोर्टल बन गया उनका। हु पेंटेड द लास्ट लीफ? बोथ जॉन्सी एंड ब्राह्मण्स। मैं बोलूँगा ओल्ड ब्राह्मण्स है, जॉन्सी मत लिख देना। विच कलर पेंट वेयर फाउंड नियर ओल्ड ब्राह्मण? ग्रीन एंड येल्लो। उसके पास ग्रीन और येल्लो पेंट मिले, सेम कलर जिसे लीफ बनाया गया था। दी व्हाट वाज बेहरमान masterpiece? The last leaf. Original last leaf was fallen. Mr. Pneumonia is chivalric but her lucky gallantry. Mutual understanding between artists enhance their creative urge. सर यहाँ तक तो क्लियर है आपका। नेक्स्ट चलिए फटाफट अब हम आते हैं द थिप स्टोरी, जिसका नाम थिप स्टोरी रस्किन बॉन्ड का। हु रोड द थिप स्टोरी? रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद इन विच ईयर वाज द स्टोरी पब्लिश? ये 1950 में स्टोरी पब्लिश हुआ था। ये स्टोरी 1950 में पब्लिश हुई थी, एक इमोशनल मोरल स्टोरीज के रूप में है। हाउ ओल्ड वाज द नैरेटर थिप इन द स्टोरी? 15। मतलब नैरेटर जिसके नाम दीपक है, एक 15 साल का यंग थिप था। द नैरेटर थिप वाज एक्सपीरियंस थेफ्ट। हु वाज अरुण? यह एक यंग जेंटल बॉय है। हाउ ओल्ड वाज अरुण? 20 साल का है। हाउ वाज अरुण इन अपीयरेंस? अब बोल सकते हो ये टॉल भी है एंड लीन भी है, बोथ बी एंड सी। हाउ वाज अरुण इन हिज नेचर? तो ये सर काइंड भी है और सिंपल भी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग पर्सनस कॉन्फिडेंस। हु सेड दिस? द नैरेटर, दीपक। बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल, दीपक चाहता था, अब बोल सकता दीपक सोचता था कि अरुण की ट्रस्ट जीतकर उससे चोरी करेगा। ये तो आप बोल ही सकते हो। हाँ, क्योंकि ट्रस्ट जीत करके वो चोरी करेगा ना। आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग पर्सन कॉन्फिडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इसका द स्पीकर वांटेड टू बी फ्रेंडेड विद द यंग पर्सन, यानी कि दीपक चाहता था कि अरुण से दोस्ती करना ताकि वो उसका भरोसा जीत सके और भरोसे के बाद उसको लूट सके। ही सीम्ड फैसिनेटेड बाई रेसलिंग। हु इज रेफर टू हियर? अरुण। किसको रेफर किया गया? अरुण रेसलिंग देखता था और उसमें इंटरेस्ट रखता था। हु वेयर वेल ऑयल्ड मैन? द रेसलर्स। वेयर डिड टू वेल ऑयल्ड मेन स्लाइड अबाउट? सॉफ्ट मड। सर सॉफ्ट मड, रेसलिंग ग्राउंड में जो मिट्टी है ना वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट थी जिसमें वो स्लाइड कर रहा था। What were two well-oiled men doing? Grunting and slapping things. Out of my stride wings मतलब become surprised. How was the speaker? Deepak in appearance thin and bony. Speaker physically was not very impressive, नहीं था। How many names did the speaker use for himself? खुद के नाम को 5 अलग अलग नामों से क्या करता था? यूज करता था।
किसने 5, उसने अपने आप को उसने चोरी को छुपाने के लिए 5 अलग नाम रखे हुए थे, आप याद रखिएगा। व्हाट, फिफ्थ नेम क्या था? दीपक था। फिफ्थ नेम क्या था उसका? दीपक था, उसका करंट नाम दीपक था। स्माइल ऑफ द स्पीकर वाज मोस्ट अपीलिंग। मोस्ट अपीलिंग, दीपक अपनी चार्मिंग स्माइल से अरुण का ट्रस्ट जीतना चाहता था। द स्पीकर wanted from Arun his first meetings to work from him. Deepak wondered about the whole day for looking the best person to work from him. Deepak can't work for Arun because Arun can't pay him. ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर याद है अरुण खुद पैसे नहीं कमाता था इसलिए सैलरी नहीं दे सकता था, ये सिंपल सी बात है। अरुण विल फीड दीपक इफ ही कैन, अगर उसके लिए खाना बनाएगा तो उसको खाना खिलाएगा। अरुण बोला अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। वेयर विल दीपक स्लीप इन अरुण होम, बरंदा में वो सोता था। कहाँ सोता था? बरंदा में। द मील दीपक कुकड प्रिटी ऑफुल, आप बोल सकते हो, यानी उसकी कुकिंग बहुत ख़राब था, सही नहीं था। वो खाना बनाना जानता क्यों था? रहने चोरी करने के लिए तो गया था। अरुण फेड विद द कुक्ड और नेबर्स कैट, नहीं नेबर्स डॉग नहीं बोलेंगे, नेबर्स कैट ही बोलेंगे। अरुण कुड नॉट हेल्प बट लाफिंग, अरुण लाफ फॉर अबाउट 5 minutes. Arun thought Deepak to cook and write his name. To work for Arun was a pleasant experience. Deepak made profit by buying day supply. बिल्कुल सर, मार्केट से सामान लाता था, उस वक्त में थोड़ा पैसा वो बचा लेता था, रख लेता था। हाउ मेनी पैसा डिड दीपक मेड प्रॉफिट? 25 पैसा। हाउ मच डिड अ पाउंड ऑफ राइस कॉस्ट? 56 पैसा। अरुण डिड नॉट गिव दीपक रेगुलर वेजेस, नहीं देता। दीपक वॉज ग्रेटफुल बिकॉज अरुण थॉट हिम टू राइट। Deepak want to be later educated man. What according to the speakers is the incentive to be honest to be educated man? How did Arun make money? By fits and stands. In terms of money matter, Arun was spend thrifts. Sir. मतलब पैसा जो था ना वो उड़ाने वाला था। हाँ सर। What do you mean by borrowing weeks lending to next? Borrowing is money on the same week. सेम मतलब कभी उधार लेता कभी देता, इस तरीके से। When did Arun put the bundle of notes under the mattress of the head bed? Deepak had been working for Arun 15 days. कितने दिन के लिए? 15। Deepak had an extra key of the front doors. Arun was the most thirsting person. Greedy man deserved to be robbed. It is an easy way to rob a rich man because he can be afraid to be robbed. He can make up the loss. उसको लग रहा था। दीपक hesitated to rob Arun because he was the poor but honest, a rich man or a greedy man keeping his money safe. To rob Arun it was a matter of child play. Ultimately दीपक डिसाइड किया जो अब चोरी करेगा। To rob Arun, दीपक found two valid grounds, यानी कि अरुण will waste all the money और Arun will not pay Deepak. Deepak wrapped the blanket because there was moonlight in the room. अमृतसर एक्सप्रेस लीव कब किया था? 10:30 बजे, 10:30 बजे याद रखना, रात को। When Deepak was robbing, अरुण क्या कर रहा था? सो रहा था पीसफुली। While sleeping, अरुण breathing was soft and easy. अरुण का फेस क्या था? क्लियर और अनलाइन था। On the face of Deepak there was scares. Deepak draw out the notes without a crackles. While taking the money, Deepak was frightened because Arun hair touched her fingers. Going to the street, Deepak began to run. The shops of the bazaar were closed. Light were coming from closed shop, the upper window. Deepak kept the notes in the waist. नोट्स वेयर हेल्ड इन द पायजामा में रखा था। When दीपक was nearly the station, 10:20 तक पहुंच गया था। दीपक flicked his fingers to the field. There was about 100 rupees in 5. With 100 rupees, दीपक could live lavishly for 1 or 2 months तक आसानी से चला लेता लाइफ को। दीपक did not go to the ticket of because he never cut ticket in अपने पूरा जीवन भर में टिकट नहीं करवाया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन से फ्री में सफ़र करते हैं। When दीपक reached the platform, the अमृतसर एक्सप्रेस just moving out. Deepak did not get into the train because he hesitated with some urgent unexplained reasons. While the train left isolated and lonely, Deepak did not keep any friends because friends can be one undoings. Deepak did not stay in hotel because people will double about him. The only person Deepak knew into the town, अरुण को ही जानता था और किसी को वो नहीं जानता था सर। वो अरुण को ही जानता था और किसी को सर नहीं जानता था। बिल्कुल। Leaving the station, Deepak walked through deserted alley to the bazaar. Deepak was only thinking about Arun. And greedy man loses something, his face so panic होता है. When rich man loss अगर कुछ खोता है तो anger होता है.
व्हेन अरुण लॉस हिज मनी हिज फेस क्या था, टेरिबल सैडनेस था। नाइट ऑफ द 5th क्या था, कोल्ड था, ठंडा था। आई इन दैट कोल्ड नाइट क्या होता है, इट बिगेन टू रेन। द नोट्स लॉस देयर क्रिप्स बिकॉज इट बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। वाट प्रॉम्प्टेड दीपक टू रिटर्न टू अरुण होम एंड अस टू लर्न टू राइट अ होल सेंटेंस। लर्निंग टू राइट विल मेक दीपक वाइज एंड सक्सेसफुल बना दिया। दीपक स्टीलिंग वाज सिंपल मैटर्स। दीपक came back to Arun due to concern for Arjun. Deepak felt for Arun a sense of sympathy, sir. Sir क्या? Sympathy. Successful thief must be pitiless. एक सक्सेसफुल चोर की दिल से दर्द फील नहीं होना चाहिए, लेकिन दीपक अलग था, उसका दिल में इंसानियत था, इसलिए वो बदल गया, आप याद रखना। दीपक हैड अ ग्रेट डिजायर टू राइट होल सेंटेंस। व्हेन दीपक रिटर्न्स टू अरुण होम नर्वस था। व्हेन रिटर्न्स दीपक ओपनली द डोर क्लम्सली। सर इसका मतलब क्या होता है, क्लम्सली? हाँ। व्हेन रिटर्न्स बैक दीपक पुट द मनी अंडर द मैट्रेस। नेक्स्ट मॉर्निंग दीपक अवेक लेट। नेक्स्ट मॉर्निंग हु मेट टी अरुण। नेक्स्ट मॉर्निंग दीपक कुड नॉट लुक टू अरुण इन दी हार्श लाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग अरुण गेव दीपक 5 रुपये का नोट दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग अरुण अनाउंस टू दीपक विल गेट रेगुलर पेमेंट, अब उसको मिलेगा। दीपक फील दैट अरुण माइट हैव नोइंग एवरीथिंग बिकॉज ही वाज द नोट वाज विट ड्यू टू रेन। दीपक कंग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ फॉर रिटर्निंग द मनी टू अरुण। बहुत बड़ी बात है सर, छोटी बात नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो हो गया। अब लास्ट बच गया सर, सिर्फ 15 MCQ और कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। राम मोहन का लाइफ क्या था, लेबोरियस था सर, बिल्कुल। हाँ वो सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, देख लेंगे। राममोहन रॉय कौन थे, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोल सकते हो, कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में मॉडर्न थॉट, एजुकेशन और वुमेन अपलिफ्ट किए थे। व्हेन राममोहन रॉय वाज बोर्न इन इंडिया द कंट्री लॉस्ट इटसेल्फ, आप बोल सकते हो, बिल्कुल ना। इंडिया अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट ब्रिटिश रूल्स के नीचे खो चुका था, सही बात है। एट द टाइम ऑफ राम मोहन रॉय कंट्री कॉन्ट्रैक्ट इट्स मैजेस्टी, खो चुका था ना वो। हाउ डज रविंद्रनाथ डिस्क्राइब द बर्थ ऑफ राम मोहन रॉय, अनवेलकम एक्सीडेंट था। मतलब टैगोर ने कहा इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर सच अ ग्रेट मैन, क्योंकि राम मोहन रॉय एक प्रोग्रेसिव थिंकर्स थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉमरेड, कंपेनियंस, यानी कॉमरेड का मतलब होता है साथी या दोस्त, याद रखना। राम मोहन कॉरेज वाज सुप्रीम्स, हाँ उन्होंने सती प्रथा जैसे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, जो या उनकी ब्रेवरी और सुप्रीम करेज थी। राम मोहन माइंड्स वाज द कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स, राम मोहन रॉय ने इंडियन और वेस्टर्न कल्चर्स दोनों को बैलेंस किया था। इन विच ईयर वाज द आर्टिकल्स राम मोहन रॉय पब्लिश, 1933 में पब्लिश हुआ था। इंडियंस केप्ट राम मोहन फॉर लॉन्ग टाइम और लूप, लोगों ने उन्हें दूर रखा क्योंकि उनकी आइडिया ट्रेडिशनल बिलीफ से अलग था। इन विच न्यूज वे राम मोहन रॉय पब्लिश, विश्वभारती न्यूज, विश्वभारती न्यूज, ये आर्टिकल रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्वभारती जर्नल में पब्लिश हुआ था। हु लेज बिसाइड दीपक इन टू द नाइट ऑफ द बाजार सब, ये सब बता चुका हूँ सर, बस इतना ही आपको याद रखना है। और इस तरीके से आपका जो पूरा MCQ सीरीज है, जहाँ से आपका चांसेस 100 ने 200% रहेगा क्वेश्चंस का आने का, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो आप सभी को थैंक यू सो मच बच्चों, और आप सबको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और हमारे लेक्चर्स अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगी, और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल्स है उससे कनेक्ट होंगे, गॉट माय पॉइंट्स, और साथ ही साथ सारे नोट्स जो हैं वो भी आपको शेयर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।